तो लेट्स स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस टाइम पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है और आपको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इतना कर लेते हैं वो भी सफिशिएंट है। तो अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ते हैं। उन्हीं टॉपिक के ऊपर जब क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी भी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस हैं बट वो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे दोगे। रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट है क्या? पहली चीज, हमारे चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप ये समझो कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बताती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? एक साल के अंदर अंदर। अब उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने का एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर एक फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट कैसा है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली 2 अकाउंट्स में डिवाइडेड है। हालांकि उसके अंदर तीसरी चीज भी होती है बट मेन 2 अकाउंट्स में डिवाइडेड है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कौन से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बनाया जाता है? हम कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग सिस्टम है, तो कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो किसी रूल के अकॉर्डिंग तो बनाया जाता होगा इसको। तो इसको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जहां पर कुछ चीजें डेबिट होंगी और उसके इक्विवेलेंट चीजें ही क्रेडिट होगी, यानी कि डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहां पर डेबिट रिप्रेजेंट करता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जिन भी चीजों से हमारी कंट्री पैसा कमा रही है वो अपने क्रेडिट साइड में लिखती है बीओपी के, और जिन भी चीजों की वजह से हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाता है वो उन चीजों को अपने डेबिट साइड ऑफ बीओपी में लिखती है। ठीक, अभी डेबिट क्रेडिट भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। करंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे आप नॉर्मली किसी बिजनेस को चलाते हो तो किसी बिजनेस को चलाते हुए आप 2 तरीके के खर्चे करते हो। एक खर्चा तो ऐसा होता है जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए करते रहना पड़ता है ना, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए करते रहना पड़ता है। एक खर्चा ऐसा होता है जो आपने हो सकता है अपने बिजनेस के शुरुआत में किया हो, उसके बाद सालों साल आपको वो खर्चा दोबारा करना नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे कि अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगवाना, ठीक है, मशीनरी खरीद लेना, बिल्डिंग खरीद लेना, मतलब वो जगह खरीद लेना बेसिकली। पर जिन खर्चों को आप डे टू डे बिजनेस को करने के लिए, यानी कि उसको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए कर रहे हैं, वही खर्चे बेसिकली एक कंट्री भी अपने करंट अकाउंट में लिखती है। और जो खर्चे कहीं ना कहीं उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। ठीक है, यही सेम चीज हम रिसीट्स के लिए भी मानेंगे, यानी कि जो ये एक्सपेंडिचर की साइड हो गई, रिसीट्स की साइड भी यही कहती है। ठीक, अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल रिसीट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स, ऐसे याद रख लो। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दिया, क्या होता है रूल बता दिया। आप मुझे बताओ कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? इंपोर्ट का मतलब पैसा आना या जाना? भाई इंपोर्ट करने की वजह से आपके पास से पैसा आउटफ्लो होगा ना, तो आउटफ्लो तो हम सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। बस यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, अच्छा, करंट अकाउंट के अंदर एक बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पर करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। तो बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, मतलब ओवरऑल बीओपी का पार्ट तो है क्योंकि करंट अकाउंट उसका पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? पक्का। कैपिटल अकाउंट पे मैं आऊं तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट साइड में आप क्या क्या लिखते हो? क्रेडिट साइड मतलब पैसे आने वाली साइड में आप क्या क्या लिखते हो? क्या क्या लिख सकते हो? बोरोइंग्स लिख सकते हो आप, है ना। और डेबिट साइड में क्या लिख सकते हो? डेबिट एसेट वाली चीजें, एसेट्स वाली चीजें लाइक इन्वेस्टमेंट, है ना, आपने किसी को लोन दिया हो, इस तरीके से चीजों को हम लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है, अब आपको देखो इसको करने में आसानी रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, गिव द वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहला पॉइंट,
dividend received from investment abroad is recorded on credit side of capital account. सबसे पहली चीज, डिविडेंड रिसीव्ड है भाई, रिसीव्ड है तो पैसा आ रहा है, पैसा आता किस साइड है? क्रेडिट साइड, यानी कि पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज, हमें अब ये डिसाइड करना है कि कैपिटल में आएगा या करंट में। भाई डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, और डिविडेंड तो हर साल रिसीव होता होगा, हर साल वाली चीज कहां लिखी जाती है? करंट, है ना? तो एक एस्पेक्ट तो ठीक था, बट दूसरा एस्पेक्ट गलत हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया फॉल्स, कि यहां पर हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड तो करेंगे बट करंट अकाउंट में। ठीक है, रीजन हमने लिख दिया। अगला देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू द प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। चलो पहले इसको भी समझाऊं। ये बीओपी वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। बीओपी के साथ एक और आपका चैप्टर था इसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक बात समझ लेना बस, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो करेंसी की वैल्यू घटती है या बढ़ती है। ठीक है, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो जाती है, यानी कि अगर आपको $1 के बदले में पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो दिस इज डेप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन। सिस्टम अलग अलग होते हैं बस। तो इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर? पहली बात, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो फॉरेनर्स के लिए फायदा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे बट इंपोर्ट्स घटेंगे, बट नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक, इसी का अपोजिट एप्रिसिएशन में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू द प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। अभी तो बताया कि अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो फॉरेनर्स के लिए डोमेस्टिक गुड्स हमारे सस्ते पड़ेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उन्हें कम पैसा भरना पड़ रहा है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, चलो नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अब ये क्या होती है समझ लो। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब जिसको हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें करना पड़ रहा है, हम करते हैं अपने देश को चलाने के लिए। हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। कौन सी? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, ऑटोनॉमस का मतलब ही होता है फ्रीडम, जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस कहलाती है। बट अकोमोडेटिंग का मतलब हमेशा क्या होता है? एडजस्टमेंट, कि ये ट्रांजेक्शन हमको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे बीओपी में कुछ दिक्कत आ रही है। भाई या तो हमारे बीओपी में डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है। भाई डेफिसिट का मतलब पैसों की कमी, सरप्लस मतलब ज्यादा है, बट हमें तो इक्वल करना है। तो उस इक्वालिटी, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती है वो अकोमोडेटिंग होती है। ठीक, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को अबव द लाइन आइटम कहा जाता है, इन्हें बिलो द लाइंस। ठीक है, तो ये दो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये डेफिसिट और सरप्लस क्यों आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? पहली बात तो डेफिसिट का मतलब कमी होता है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा होता है। करंट अकाउंट में डेफिसिट कब आएगा? जब हमारे आउटफ्लोज ज्यादा होंगे और इनफ्लोज कम होंगे। सीधी सी बात अगर मैं कहूं, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, देखो इंपोर्ट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट्स कम है। बट वहीं पे करंट अकाउंट सरप्लस क्या होते हैं? जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, बस सिंपल से आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Indian rupee has depreciated significantly. This has led to the distress for the Indian importers. Defend or refute the given statement with valid reason. सही तो कह रहे हैं? ठीक है भाई, सीरियसली इंडियन इंपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है ना, कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गए लेकिन इंपोर्ट्स हमारे लिए क्यों कम हो गए? क्योंकि हमें ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है फॉरेन गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, समझ गए ना? देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, आप आंसर दे पा रहे हो। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी हमने पढ़ा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कि जहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड, ध्यान से सुनना, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब करंट अकाउंट की बात होती है तो गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। बट मैंने अभी आपको बीओटी बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये उसी का तो डेफिसिट है, यानी कि यहां पर भी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, बट यहां सिर्फ गुड्स, यानी कि जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो वो ट्रेड डेफिसिट है। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है तो ट्रेड डेफिसिट होगा ही। भाई बीओटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में ही ओवरऑल डेफिसिट आ रहा है तो बीओटी में भी डेफिसिट होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग बताना है सिंपल सा आपको। डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो सिस्टम होता है जहां पर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, ठीक है, टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन, टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और इन द इकोनॉमी। ठीक है, बट वहीं पे फ्लेक्सिबल या जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, वो एक्सचेंज रेट होता है विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है, बट फ्लक्चुएशंस होती हैं, बट वो फ्लक्चुएशंस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई अपने आप मैनेज हो जाती हैं। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर देखो दो वर्ड आ गए, मैनेज्ड भी है, फ्लोटिंग भी है। तो जहां बात हो रही है मैनेज्ड की, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता है यहाँ पे, भले लिमिटेड है उसका रोल लेकिन करता है। फ्लोटिंग का मतलब लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई भी है, यानी कि ये कैसा एक्सचेंज रेट है जहां पर डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के साथ, लेकिन डिमांड और सप्लाई भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट तब इन्वॉल्व होती है जब गड़बड़ होती है, और इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, डर्टी फ्लोटिंग। Why does the demand for foreign currency fall, supply rises when its price rises? देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो अब यहां पर भी, यहां पर फॉरेन करेंसी की सप्लाई और डिमांड की बात हो रही है। जिस तरीके से नॉर्मल कमोडिटीज के लिए लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है। जैसे डिमांड, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी के बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर रेट बढ़ेगा तो इसकी डिमांड घटेगी, और अगर रेट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? क्यों? अच्छा मुझे आप ये बता सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के सोर्सेस क्या हैं? डिमांड आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है या इनफ्लो को? आउटफ्लो को। डिमांड एक्सपेंडिचर, हमेशा डिमांड आपके खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। जब आप डिमांड करते हो किसी चीज को तो उसको खरीदने के लिए खर्चा करोगे ना, तो डिमांड हमेशा आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपकी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगी? इंपोर्ट, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, बाहर के देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। फॉरेन टूर पे जा रहे हैं आप घूमने के लिए, ठीक है, कोई भी 2-3 याद रखने हैं, ठीक। ऐसे ही सप्लाई के लिए बात करूं तो सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफ्लो को। पहली बात तो इनफ्लो को। अब इसी के अपोजिट सोर्सेज जिसकी वजह से पैसा आपकी कंट्री में आएगा, इंपोर्ट्स की, सॉरी एक्सपोर्ट्स। और किसी ने हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करी, कोई हमारी कंट्री में टूर करने के लिए आया है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अब रेट और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट, ठीक है। तो यानी कि रेट बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, रेट घटता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। अब इसी को ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन अब दोबारा पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। Why does the demand for foreign currency fall? वो कहते हैं कि डिमांड क्यों घटती है, इसको छोड़ दो, when its price rises। वो कह रहे हैं डिमांड क्यों घटती है जब रेट बढ़ता है। ये तो बात ठीक है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट कैसे? इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है, हमें इस चीज को जस्टिफाई करना है। सिंपल सी बात, अगर रेट बढ़ेगा तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स खरीदने महंगे हो जाएंगे, है ना। हमारा आउटफ्लो हम क्यों इंक्रीज करेंगे? भाई हमारे लिए इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो इस वजह से हम डिमांड क्या कर देंगे? कम। हम अपने आउटफ्लोज को कम करना शुरू करेंगे। रीजन पता चल गया? ऐसे उन्होंने अगला क्या बोला? बट सप्लाई राइजेस, लेकिन जैसी रेट बढ़ता है सप्लाई बढ़ जाती है।
क्योंकि पहली बात तो भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्यों डायरेक्ट रिलेशनशिप है? अब सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफ्लो को। भाई रेट बढ़ेगा तो उससे हमें फायदा होगा ना, हम अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं हमारा सामान खरीदना सही रहेगा, उनके लिए हमारा सामान खरीदना, है ना। हमें अपने इनफ्लोज इंक्रीज करने होंगे ना, क्योंकि रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ेगा तो हमने इनफ्लोज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सोर्सेज बढ़ जाएंगे उसके। समझ गए? इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब वो सब अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो बात कर रहे हैं करंट या कैपिटल। आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है कि इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड। अब साइड का मतलब डेबिट या क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट विल बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया बी रिकॉर्डेड। अब इन्वेस्टमेंट आती का है, कैपिटल या करंट? ये आपने सही बात बताई कि ये किस साइड आएगा, कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट। अब उन्होंने पूछा कौन सी साइड में आएगा। भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि किसी ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी है, तो क्योंकि ये इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे रिलेट करता हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब वो पूछे, आप कह रहे हो ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इसका एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई कहीं ना कहीं आपके लिए सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसकी वजह से एक्सचेंज रेट इंक्रीज। ठीक है, तो आपको रेट का इसके ऊपर इफेक्ट बता दिया आपने। नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का डिफरेंस। पहला तो मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों का मतलब यही है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कम हो जाए। अब उसका इम्पैक्ट जो मेन डिफरेंस है कि दोनों कौन से सिस्टम में यूज होते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है वो फ्लेक्सिबल में होता है, और जो डीवैल्यूएशन होता है वो फिक्स्ड में होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। ठीक है, तो बस एक दो एग्जांपल लिख दोगे आप, हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। देखो हम लोग टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं, बट टॉपिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए।